हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। मैंने हिस्ट्री के जो फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो अपलोड कर दी है विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट, प्लीज़ डू वॉच इट एंड प्लीज़ डू चेक इट आउट। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम एक ऐसे एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपका 3 कॉन्टिनेंट्स तक स्प्रेड था। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो ये है हमारा रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर आपके 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड था, वेस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका। आप सिर्फ एशिया या सिर्फ अफ्रीका नहीं कह सकते, आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि वो वेस्ट एशिया था और नॉर्थ अफ्रीका था। तो रोमन एम्पायर हमारे 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड था, वेस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका। अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं, टेक्सचुअल, डॉक्यूमेंट्री और मटेरियल रिमेन्स। टेक्सचुअल में तो आपको पता ही होगा, जो भी रिटर्न मटेरियल है वो सब आपका टेक्सचुअल सोर्सेज में आता है। एंड अगर उसी में हम लोग बात करें स्पेसिफिकली एनल्स की, तो एनल्स इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ टेक्सचुअल सोर्सेज, जिसमें क्या कि वो इवेंट्स के रिकॉर्ड हैं जो कि ईयर बाय ईयर लिखे गए हैं कंटेम्प्रेरीज के द्वारा। और पेपायरस, पेपायरस इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, जो कि बेसिकली पेपायरस आपका एक रीड लाइक प्लांट होता है। रीड के बारे में मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया है, मेसोपोटामिया वाले चैप्टर में। तो रीड एक तरह का प्लांट होता है एंड उसी की तरह आपका पेपायरस भी होता है। ये आपका नाइल रिवर के बैंक्स पर जो है ग्रो करता है इन इजिप्ट। ओके, तो आपने एक चीज देखी होगी कि हम जब भी किसी रीजन के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो जोग्राफिकल फीचर भी हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमने मेसोपोटामिया में करा था। तो वैसे ही हम लोग रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसके जोग्राफिकल फीचर्स को भी पढ़ना होगा। सो वी कैन से जोग्राफी और हिस्ट्री दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड है और बहुत ही कनेक्टेड है। सो लेट अस स्टार्ट। तो नॉर्दर्न रीजन में आपकी 2 रिवर्स देखने को मिलती थी, राइन और डैन्यूब। साउथ में सहारा डेजर्ट, वेस्ट में अटलांटिक ओशन और ईस्ट में यूफ्रेट्स रिवर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि एस फॉर साउथ, एस फॉर सहारा, ई फॉर ईस्ट, ई फॉर यूफ्रेट्स, और वेस्ट में तो अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ में राइन एंड डैन्यूब। तो ये तो याद करना होगा। अब हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी की, जिसने आपके यूरोप और अफ्रीका नाम के दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रखा था। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कितना स्ट्रेच था, तो ये आपका स्पेन इन द वेस्ट से लेकर सीरिया इन द ईस्ट तक स्प्रेड था। तो आप ये देख सकते हो, ये आपके यूरोप और अफ्रीका नाम के दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता था। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें कितना फैला था, तो ये आपका स्पेन जो कि आपका वेस्ट में है और सीरिया जो कि आपका ईस्ट में है, वहां तक फैला था। और ये आपका रोमन एम्पायर का कोर था, उसका हार्ट था। क्यों? क्योंकि रोम यहाँ पर डोमिनेट करता था, उसका यहाँ पे दबदबा था। और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में तो फॉर श्योर, क्योंकि वहां पर वो अच्छे से ट्रेड वगैरह कर पाता था। तो ये एक तरह का उसका हार्ट था, उसका कोर था, राइट। अब हम बात करते हैं एक ऐसे टाइम पीरियड की विच इज फ्रॉम बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू फर्स्ट पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी। तो बेसिकली हमें 2 तरीके के एम्पायर्स देखने को मिलते हैं इस टाइम में, रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर। तो रोमन और ईरानियन एम्पायर नाम एक यूफ्रेट्स नाम के रिवर के द्वारा जो है सेपरेटेड थे। यूफ्रेट्स रिवर के बारे में हमने जो है मेसोपोटामिया वाले सेकंड चैप्टर में जाना है, राइट। तो रोमन और ईरानियन एम्पायर्स जो थे, वो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से जो है सेपरेटेड थे, जो कि आपके रिवर यूफ्रेट्स के साथ ही जो है थी। ओके, अगर हम बात करें ईरानियन एम्पायर की टेरिटरी की, उसके लैंड वगैरह की, तो वो आपके कैस्पियन सी के सदर्न रीजन से लेकर अरेबिया के ईस्टर्न रीजन तक था। एंड कुछ पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी आपके ईरानियन एम्पायर में आते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें रोमन एम्पायर की और अगर हम उसे टाइम पीरियड के हिसाब से डिवाइड करें, सो हम लोग अर्ली पीरियड के बारे में जानने वाले हैं और लेट पीरियड के बारे में। अर्ली पीरियड के बारे में जब भी मैं आपको बताऊंगी तो इसका मतलब है कि बिफोर थर्ड सेंचुरी, और लेट पीरियड के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो इसका मतलब है आफ्टर थर्ड सेंचुरी, राइट। सो या, तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि इस टाइम पीरियड में, किस टाइम पीरियड में, बर्थ ऑफ क्राइस्ट से लेकर फर्स्ट पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी में 2 तरीके के मेजर एम्पायर्स थे, रोमन और ईरानियन। रोमन और ईरानियन एम्पायर जो थे वो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से सेपरेटेड थे, जो कि आपके रिवर यूफ्रेट्स के साथ ही थी। ईरानियन एम्पायर की जो टेरिटरी थी वो आपकी कैस्पियन सी के सदर्न रीजन से लेकर अरेबिया की ईस्टर्न रीजन तक था, और उसमें कुछ पार्ट्स ऑफ आपका अफगानिस्तान भी आता था, राइट। अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों एम्पायर के बीच के डिफरेंसेस की। तो रोमन एम्पायर में जो आपकी पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी, वहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। एंड इफ हम बात करें ईरानियन एम्पायर की, तो वहां पर मेजरली जो पॉपुलेशन थी वो ईरानियंस ही थी, कोई अलग कम्युनिटी की नहीं थी, ठीक है। फिर हम अगर बात करें आर्मी की, तो रोमन एम्पायर में जो आर्मी थी वो प्रोफेशनल थी, क्योंकि वहां पर जो आर्मी होती थी वो 25 ईयर्स तक जो है सर्व करा करती थी, सर्विस दिया करती थी अपनी मर्जी से। लेकिन ईरानियन एम्पायर में कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी हुआ करती थी, मतलब कि आर्मी में जो लोग हुआ करते थे वो फोर्सफुली रिक्रूट करे हुए होते थे। तो इसलिए ये एक तरह का डिफरेंस था इन दोनों में।
फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो रोमन एम्पायर में लैटिन और ग्रीक को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाता था, और ईरानियन एम्पायर में पार्थियंस और सास्टेनियंस नाम की दोनों डायनेस्टीज़ थी जो यहाँ पर रूल करी हैं। तो हमने पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी के बारे में जाना, हमने जाना आर्मी कैसी थी, और लैंग्वेज इन रोमन एम्पायर और डायनेस्टीज़ इन ईरानियन एम्पायर के बारे में हमने जाना। तो अब हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर की। तो ऑगस्टस आपके 27 बीसी के फर्स्ट एम्परर थे, एंड इन्होंने एक प्रिंसिपेट नाम का सिस्टम लाया था, जिसका मतलब होता था लीडिंग सिटीजन एंड नॉट द एब्सोल्यूट लीडर, बिकॉज दिस वॉज डन आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू द सीनेट। अब अगर आप प्रिंसिपेट का मतलब एब्सोल्यूट लीडर कर दोगे तो सीनेट बेचारा सोचेगा कि क्या मैं नहीं हूँ लीडर। तो सीनेट को रिस्पेक्ट देने के लिए ये चीज़ें करी जाती थी। अब मैं आपको बताऊंगी आगे कि सीनेट क्या होता है। तो ऑगस्टस ने, इतना जान लो, ऑगस्टस ने रिपब्लिक नाम का रेजिमे हटाया। ऑगस्टस ने रिपब्लिक नाम का रेजिमे हटाया और प्रिंसिपेट नाम के रेजिमे को वो लोग लेकर आ गए। प्रिंसिपेट का मतलब होता था लीडिंग सिटीजन, और ऑगस्टस हमारे 27 बीसी के फर्स्ट एम्परर थे। अब अगर हम बात करें सीनेट की, तो सीनेट एक ऐसी बॉडी हुआ करती थी जो कि रोम को पहले कंट्रोल करा करती थी। एंड जब रिपब्लिक रेजिमे था, जो कि ऑगस्टस ने हटा दिया था प्रिंसिपेट लाने के बाद, तो जो रिपब्लिक रेजिमे था उसमें सीनेट के पास ज़्यादा पावर हुआ करती थी। द सीनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज। तो सेंचुरीज तक के लिए आपके सीनेट जो है रोम एम्पायर में रहे हैं। एंड उसके साथ साथ सीनेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी रिच फैमिलीज आया करती थी, एंड आपके कुछ इटालियन डिसेंडेंट जैसे कि लैंड ओनर्स वगैरह आया करते थे। तो सीनेट एक ऐसी बॉडी है जिसमें आपके रिच फैमिलीज और इटालियन डिसेंडेंट, मेनली लैंड ओनर्स आया करते थे, राइट। अब हम बात करते हैं कि वहाँ की जो हिस्ट्री है वो हमें ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में देखने को मिलती है। तो बेसिकली वो जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं वो सीनेट के पर्सपेक्टिव से देखने को मिली है। मतलब कि जो भी हमें रिटन रिकॉर्ड्स वगैरह मिले हैं वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में है, जो कि सीनेट के पर्सपेक्टिव से उसके दिमाग से लिखी गई है। अगर कोई एम्परर अच्छा होता था तो इसका मतलब कि उसका बिहेवियर सीनेट के साथ अच्छा होता था, और अगर कोई एम्परर बुरा होता था, बैड होता था, तो इसका मतलब कि उसका बिहेवियर, उसका रिलेशन सीनेट के साथ अच्छा नहीं होता था। भले ही उस बैड एम्परर ने कितने भी अच्छे काम वगैरह क्यों ना करे हो, बट वो बैड ही रहेगा क्योंकि उसका बिहेवियर सीनेट के साथ अच्छा नहीं था। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि ऑगस्टस, जो कि आपके फर्स्ट एम्परर थे 27 बीसी के, उन्होंने रिपब्लिक को हटाकर प्रिंसिपेट नाम का रेजिमे लाया, जिसका मतलब होता था लीडिंग सिटीजन एंड नॉट द एब्सोल्यूट लीडर। सीनेट बेसिकली एक ऐसी बॉडी थी जिसने रोम को बहुत पहले से जो है कंट्रोल करके रखा था, एंड उसके पास रिपब्लिक रेजिमे में ज्यादा पावर होती थी। सीनेट में आपके रिच फैमिलीज आया करती थी और इटालियन डिसेंडेंट आया करते थे। फिर हमें जो रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में, वो आपके सीनेट के पर्सपेक्टिव से देखने को मिले हैं। ओके, इतना हमने समझ लिया पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। अब हम बात करने वाले हैं आर्मी की। तो हमने एम्परर का जाना, सीनेट का जाना, अब आर्मी भी तो एक आती थी। आर्मी एक ऐसा डिस्टिंक्टिव फीचर थी जो कि अपने आप में ही बहुत लार्जेस्ट और सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी इस पूरे एम्पायर में। सोल्जर्स जो हुआ करते थे वो कभी कभार एजिटेट करा करते थे, मतलब कभी कभार वो प्रोटेस्ट वगैरह करा करते थे, राइट्स वगैरह करा करते थे फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विसेज। Senate used to have fear and used to hate army as violence created by army was unpredictable. तो सीनेट को आर्मी से डर भी लगता था एंड वो उसे हेट भी करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आर्मी ना कभी भी वायलेंस जो है इरप्ट कर सकती है। अनप्रिडिक्टेबल है वो, मतलब कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि हाँ आर्मी अभी वायलेंस क्रिएट करेगी। आर्मी जो है कभी भी वायलेंस क्रिएट कर सकती है। तो तीन तरीके के मेजर प्लेयर्स हमें देखने को मिले, एम्परर, सीनेट और आर्मी। एम्परर बेसिकली आपका तभी सक्सेसफुल माना जाता था जब उसका कंट्रोल आपकी आर्मी पर अच्छा था। सो देयर सक्सेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंट्रोल दे हैड ओवर देयर आर्मी। तो मैंने साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर एम्परर की पकड़ अपनी आर्मी पर अच्छी है, इसका मतलब वो एक अच्छा एम्परर है। बट अगर एम्परर की पकड़ अपनी आर्मी पर अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब वो एक अच्छा एम्परर नहीं है। तो दैट्स वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीनेट, मैंने आपको बता दिया कि सीनेट आपके वो रिच फैमिलीज हुआ करती थी एंड इटालियन डिसेंडेंट हुआ करते थे, जो कि मेनली लैंड ओनर्स हुआ करते थे। फिर हमने आर्मी की बात कर ली कि वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर थी और लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी पूरे एम्पायर में। सिविल वॉर वगैरह भी ये लोग कर दिया करते थे, एंड उसके साथ साथ एज आई सेड सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी, और विथ 600,000 सोल्जर्स इन द 4th सेंचुरी। तो ये हम रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं कि 600,000 सोल्जर्स थे 4th सेंचुरी में। तो 69 सीई ना एक बहुत ही नोटोरियस ईयर रहा है, बहुत ही बकवास ईयर रहा है, जिद्दी ईयर रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 एम्परर्स एक के बाद एक जो है आए। 4 एम्परर्स एक के बाद एक जो है आते जा रहे हैं। इसका मतलब कि एक एम्परर जो है ढंग से अपनी रूलिंग वगैरह नहीं कर रहा है, एंड इसीलिए इतने सारे एम्परर चेंज हो रहे हैं।
एंड द फर्स्ट 2 सेंचुरी वर फ्री फ्रॉम सिविल वॉर्स। इसमें बोला जा रहा है कि जो पहले की 2 सेंचुरीज थी वो फिर भी सिविल वॉर वगैरह से फ्री थी, बट जो थर्ड सेंचुरी थी वो फ्री नहीं थी। उसमें बहुत सारी चीजें होने लग गई थी जो कि हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। तो हमने जाना कि जो फर्स्ट 2 सेंचुरीज थी दे वर फ्री फ्रॉम सिविल वॉर्स, और इस टाइम पीरियड में 69 सीई में 4 एम्परर एक के बाद एक आए। अब अगर हम बात करें रोमन टेरिटरीज की, तो 2 प्रकार की होती थी, डिपेंडेंट किंगडम्स और प्रोविंशियल टेरिटरी। डिपेंडेंट किंगडम्स बेसिकली ये बेसिकली वैसे किंगडम्स थे जो कि अपना राजपाट चला रहे थे, लेकिन ये अंडर किसके थे? ये अंडर थे आपके रोमन एम्पायर के। दे वर स्वैलोड अप बाय रोम, दे वर रिच, मतलब रिच किंगडम्स भी थे उसमें, जैसे कि एक हेरोड नाम का एम्पायर था जिसमें कि 5.4 मिलियन डेनारी पर ईयर देखने को मिलती थी। डेनारी का मतलब है रोमन सिल्वर कॉइन, जिसमें कि देयर वॉज 9/2 ऑफ सिल्वर। तो बेसिकली डेनारी का मतलब होता है एक ऐसा सिल्वर कॉइन जिसमें कि 9 का हाफ सिल्वर हुआ करता था। ओके, और प्रोविंशियल टेरिटरी मतलब जो उनके पास थी, तो बेसिकली जो डिपेंडेंट किंगडम्स थी ये धीरे धीरे प्रोविंशियल टेरिटरी में चेंज होती जा रही थी। मतलब कि पहले बोल दे किंगडम को कि चलो तुम अपना राजपाट करो, बट तुम हमारे अंडर करोगे। अब क्या कर रहे हैं, अब डिपेंडेंट किंगडम्स को प्रोविंशियल टेरिटरी ही बना दे रहे हैं कि मतलब अब तुम राजपाट नहीं करोगे, सीधा हम ही राजपाट करेंगे। तो ऐसे जो है चीजें होती थी। रोमन टेरिटरीज 2 भागों में देखी गई हैं, डिपेंडेंट किंगडम्स और प्रोविंशियल टेरिटरी। डिपेंडेंट किंगडम्स मैंने आपको बता दिया कि दे वर स्वैलोड अप बाय द रोम। वहां पर भी रिच किंगडम होते थे, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी रिच किंगडम होते थे, जैसे कि हेरोड्स, जहां पर हमें 5.4 मिलियन डेनारी पर ईयर देखने को मिली है। और धीरे धीरे डिपेंडेंट किंगडम्स आपके प्रोविंशियल टेरिटरी में चेंज होते जा रहे थे। ओके, सो क्योंकि इतनी चीज़ें हो रही थी तो एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी तो क्या हुआ कि क्योंकि अर्बनाइजेशन आया इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल हो पाया, राइट। अब आप देख रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत तो होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो आपका अर्बनाइजेशन की वजह से ही सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से आपके अर्बन सेंटर्स थे जैसे कि कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटीओक, और इन अर्बन सेंटर्स से ना टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करे जाते थे, जिसकी वजह से एम्पायर की जो मनी वगैरह हुआ करता था वो ग्रो करा करता था। समझ रहे हो ना कि एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत को अर्बनाइजेशन ने फुलफिल करा, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से अर्बन सेंटर्स आए लाइक कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियो। तो इसके आगे का हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।